शुरुआत में सभी को लगा था कि करोड़पति परिवार की ये बेटी नन बनकर संन्यास ले लेगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बिना किसी को बताए एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी से शादी कर लेगी। जब हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी, वहीं जियांग परिवार के लोग मेरे बारे में मिली जानकारी को देखकर खामोश बैठे थे। सबसे बेहतरीन निशानेबाज, मार्शल आर्ट्स में माहिर और सेना के कर्नल। आखिर में जियांग की मां ने झिझकते हुए पूछा, क्या वो हमारी फैमिली के जियांग यूएई को पसंद करेगी? जियांग परिवार एक बार फिर खामोश हो गया। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मेई यांगयांग बेहद परेशान होकर बैठी थी। अगर उसकी मां ने उसे धमकी देकर 10 मिनट पहले आने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो मेई परिवार की इकलौती वारिस कभी किसी का इंतजार नहीं करती। वो अपना आपा खोने ही वाली थी कि मैंने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा। मेई यांगयांग ने मुझे घूर कर देखा और बोली, मैंने सुना है कि जो लोग सेना में होते हैं वो हमेशा समय के पाबंद होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर समय ठीक 12:30 बज रहा था। मेई यांगयांग की आंखें फड़क गईं। बिल्कुल सही समय पर आकर लेट हुए हो। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन मेई यांगयांग के लिए बचपन में भी मैं उसे एक तरफा दबाता आया था। हालांकि अब हालात बदल चुके थे। वो अभी भी मेई परिवार की इकलौती वारिस थी, जबकि मेरी मां की मौत के बाद मेरे परिवार में अचानक कई भाई बहन सामने आ गए थे। आखिर में परिवार की संपत्ति किसके हाथ लगेगी, इसका कोई भरोसा नहीं था। कम से कम मेरा आज यहाँ शादी के लिए मिलने आना ही इस बात का सबूत था कि मैं अब पहले जैसा बेफिक्र और निडर बड़ा बेटा नहीं रहा था। शायद इसी वजह से मेई यांगयांग को भी मुझसे बात करने की थोड़ी हिम्मत आ गई। पहले ही साफ कर देती हूँ, ये रिश्ता मेरी माँ की वजह से है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। हाथ उठाकर वेटर को बुलाया, अपनी पसंद की कुछ डिश ऑर्डर की और फिर पानी का एक घूंट लेकर उसकी तरफ देखा। मेरे पास पैसे नहीं है, आज का बिल तुम देना। मेई यांगयांग को लगा शायद मैंने उसकी बात सुनी नहीं। उसने फिर कहा, मैंने कहा ना, इस रिश्ते के लिए मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया है, समझे? मैंने बोरियत से टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स को घुमाते हुए कहा, तुम अब भी बिल्कुल वैसी ही हो। मेई यांगयांग आखिरकार गुस्से में आ गई। तुम हद कर रहे हो। अगर मेरी माँ ने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मेरे साथ पहले की तरह मनमानी करो? मैंने उसकी बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और आराम से बोला, बैठने के बाद अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम 3 बार अपनी माँ का जिक्र कर चुकी हो। मैंने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेई यांगयांग, तुम कहीं मम्माज गर्ल तो नहीं हो? मेई यांगयांग आखिरकार गुस्से में हंस पड़ी। तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो ना? मैंने भौं उठाई। अब जाके समझ आया, तुम सच में काफी धीमी हो। ये सुनते ही मेई यांगयांग का चेहरा पहले लाल और फिर हरा पड़ गया। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी आर्ट स्टूडेंट ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हों। पास के किसी कोने से किसी की हल्की हंसी सुनाई दी। मेरी सुनने की क्षमता अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे भी सुन लिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेई यांगयांग के गुस्से का फायदा उठाते हुए मैंने पलटकर कहा, थोड़ा धीमा ही सही। आखिर मेरे घर के बूढ़े को तुम्हारी फैमिली की संपत्ति पसंद है। मैंने बैग में हाथ डाला और एक रिंग बॉक्स निकाल लिया। मेई यांगयांग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। मैंने बॉक्स खोला। अंदर वो रिंग थी जो मैंने अभी नीचे की दुकान से खरीदी थी। मैंने उसकी तरफ बेहद गंभीरता से देखते हुए कहा, हम शादी कर लेते हैं। मेई यांगयांग के चेहरे पर पहले गुस्सा था, फिर हैरानी और आखिर में मेरे लिए सहानुभूति। शायद उसके मन में यही चल रहा था। जियांग परिवार की संपत्ति की लड़ाई ने आखिर एक और इंसान को पागल कर दिया। मैंने रिंग उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूरी गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जांच की है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा व्यवहार, इनमें से कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है। लेकिन मेई परिवार पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी तरह से विकसित हुआ है। तुम उसकी इकलौती वारिस हो। तुम्हारे पास अच्छी नेटवर्किंग भी है और तुम्हारी अपनी कोई खास क्षमता भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम काफी पसंद हो। मैंने बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ आगे कहा, जब दोनों परिवारों को लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं, तो मैं थोड़ा त्याग करके तुम्हें स्वीकार कर लेता हूं। अगर मेई यांगयांग जैसी बेकार लड़की से शादी करके मैं उसके परिवार में घर जमाई बन गया, तो हो सकता है आगे चलकर मेई परिवार की पूरी संपत्ति मेरे हाथ में आ जाए। सोचकर ही मजा आ रहा है। मेरी पूरी हरकत देखकर मेई यांगयांग आखिरकार गुस्से में हंस पड़ी। उसने शायद बहुत से लोगों को संपत्ति के लिए लालच करते देखा था, लेकिन इतनी बेशर्मी से और खुलेआम किसी को संपत्ति का लालच करते पहली बार देखा था। उसने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैंने लालची लोगों को बहुत देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा खुलेआम लालची इंसान पहली बार देखा है। तुमने मुझे सच में निराश कर दिया। इतना कहकर मेई यांगयांग उठी और बिना मेरी तरफ दोबारा देखे वहां से चली गई। वो मुड़कर सीधे चली गई। मैंने होंठ सिकोड़ते हुए पीछे से याद दिलाया, बिल देना मत भूलना। जवाब में सिर्फ दरवाजा पटकने की आवाज आई। मैंने भी कोई परवाह नहीं की। रिंग वापस बॉक्स में रखी और फिर मेरी नजर कोने में बैठी एक महिला पर पड़ी। मैं रिंग बॉक्स लेकर उसके पास गया और सामने वाली सीट पर बैठ गया।
सामने एक बेहद सभ्य और आकर्षक चेहरा था। मैं हल्का सा गला साफ करके उस गंभीर और सलीकेदार चेहरे को देखते हुए 1 सेकंड के लिए झिझका, फिर बिल्कुल ईमानदारी से पूछ बैठा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? सामने बैठी महिला ने नजर उठाकर मुझे देखा। उसकी काली आंखों में हल्का सा कंपन हुआ। मैंने बड़े तर्क के साथ कहा, जब से मैं अंदर आया हूं तुम लगातार मुझे देख रही हो। अगर तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर ये सीधा सीधा छेड़खानी हुई। अगर पहली बात सही है तो मैं तुम्हें एक जोड़ी सोने की अंगूठी दूंगा, और अगर दूसरी बात सही है तो एक जोड़ी चांदी की हथकड़ी। मैंने रिंग बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे सामने रखा बॉक्स देखकर जियांग यूवेई ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं और फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने तुरंत कहा, मैंने तुम्हें गलत नहीं पहचाना, तुम फांग शुकी की भेजी हुई लड़की हो ना? ये कहते हुए मैंने अपना फोन निकाला और वीचैट खोलकर फांग शुकी के साथ हुई चैट सामने कर दी। वहां उसका मैसेज था, मेरी भेजी हुई लड़की तुम्हारी डेट वाली जगह की खिड़की के पास बैठेगी। मेई यांग को डराकर भगा देना और फिर सीधे जाकर उससे शादी कर लेना। मेरा प्लान बहुत आसान था। मेरे पिता ने आखिरकार मेरे लिए शादी तय करने का मन बना ही लिया था और आगे भी शायद वो अपना फैसला नहीं बदलने वाले थे। एक मेई यांग को भगाया था तो आगे न जाने कितनी मेई यांग मेरे सामने आने वाली थीं। आज के ज़माने में जब एक शादी के लिए सिर्फ एक इंसान से ज़िंदगी भर परेशान होना पड़ता है तो इससे आसान तरीका क्या हो सकता था? मैं कुछ पैसे खर्च करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता, शादी रजिस्टर करवाता और फिर किसी को भी मुझे परेशान करने का मौका नहीं मिलता। बस वो लड़की हांगकांग या मकाऊ की नहीं होनी चाहिए थी, वरना मेरे पिता न जाने किस तरह उसे धमकाकर तलाक के लिए मजबूर करते। और घरेलू रिश्तों के मामले में मेरा बचपन का दोस्त फांग शुकी ही सबसे भरोसेमंद था। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता था, इसलिए मेरे लिए लड़की ढूंढने में भी उससे बेहतर कोई नहीं था। जियांग यूवेई ने मेरी बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि मैंने उसे कोई और समझ लिया है। उसने चुपचाप भौं उठाई। तो मैं सच में उससे मजाक नहीं कर रहा था, मैं वास्तव में शादी करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। और ये बात शायद उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। इसी बीच मैंने एक फोन मिला दिया। जैनका, क्या हुआ? लड़की मिल गई? मैंने सामने बैठी महिला को देखते हुए पूछा। फोन के दूसरी तरफ फांग शुकी की आवाज में काफी शोर था, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल पक्का था। हाँ, वो खिड़की के पास ही बैठी है। उसने कहा था कि वो तुम्हें अंदर जाते हुए देखेगी और फिर तुम्हारे पीछे अंदर आएगी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। क्या मैंने सच में गलत लड़की को पहचान लिया था? रेस्टोरेंट में हर जगह कोई न कोई किसी के साथ बैठा हुआ था, लेकिन मेरे सामने बैठी यही महिला ऐसी थी जो मेरे अंदर आते ही मुझे लगातार देख रही थी। मैंने फोन काट दिया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि जियांग यूवेई ने टेबल पर रखा रिंग बॉक्स उठा लिया। उसने रिंग निकाली और सीधे अपनी रिंग फिंगर में पहन ली। रिंग बिल्कुल सही फिट हुई। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। जियांग यूवेई ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें शादी नहीं करनी थी? वो उठी, टेबल से रिंग बॉक्स उठाया और अपने लंबे कदमों से मेरे पास आकर मेरी बगल में बैठ गई। फिर उसने पुरुषों वाली रिंग निकाली और मेरे हाथ की रिंग फिंगर में पहना दी। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बाहर जाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। 1 मिनट। जियांग यूवेई पीछे मुड़ी। मैंने आखिरी बार पक्का करते हुए पूछा, तुम फांग शुकी के भेजने पर आई हो ना? जियांग यूवेई ने सिर हिलाया। मैं और वो एक ही जगह काम करते हैं। मैंने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, ये शैतान लड़की अपनी किसी कलीग को भेज रही है। उसी वक्त मेरी नजर बाहर पड़ी और मैंने देखा कि मेई यांग वापस आ रही थी। मैं घबरा गया और तुरंत खड़ा होकर बोला, पहले मेरा बिल चुका देना, मैं नीचे पार्किंग में तुम्हारा इंतजार करता हूं। इतना कहकर मैं मुड़ा और तेजी से भाग गया। मेई यांग का दिमाग इतना तेज है कि उसने इतनी जल्दी सब समझ भी लिया। मैं नीचे पार्किंग में कुछ देर इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद जियांग यूवेई लिफ्ट से बाहर निकली। उसकी लंबी कद काठी रोशनी के सामने पड़ रही थी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसके पूरे व्यक्तित्व से एक अलग ही रॉयल और एलिगेंट एहसास आ रहा था। मैंने मन ही मन कहा, फांग शुकी जैसा बेवकूफ इंसान ऐसी शानदार दोस्त कहां से ले आया? जियांग यूवेई मेरे पास आई। मैंने दिल से उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो। जियांग यूवेई ने भौं उठाई। उसे लगा शायद मैं उसे अपनी होने वाली पत्नी के रूप में पसंद करने की बात कर रहा हूं, लेकिन अगले ही पल मैंने पूरी गंभीरता से कहा, फांग शुकी इतना बेवकूफ है, फिर भी तुम अब तक उसके साथ दोस्ती निभा रही हो। जियांग यूवेई वहीं रुक गई। उसने कुछ पल सोचा और फिर बहुत गंभीरता से सिर हिला दिया। बुजुर्गों, कमजोरों और बीमार लोगों की देखभाल करना हर किसी की जिम्मेदारी है। उसका ये मजाक में जल्दी ही समझ गया, लेकिन फिर मैंने तुरंत बात बदल दी। तुम्हारे पास कार है? मैंने समय देखा। इस वक्त क्योटो जाने वाली सबसे नजदीकी फ्लाइट अभी भी पकड़ी जा सकती थी और सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने से पहले वहां पहुंचना भी मुमकिन था। जियांग यूवेई ने भौं उठाई। मैं क्योटो की रहने वाली हूं, मकाऊ में नहीं रहती। मैंने अपना माथा पीट लिया। आखिरकार हम दोनों टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। टैक्सी की पिछली सीट पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसे दिया। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फांग शुकी ने तुम्हें बता ही दिया होगा, है ना?
जियांग यूवेई ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हाँ, बताया था। मैंने उसे पेन देते हुए कहा, तो साइन कर दो। ये शादी 3 साल की होगी। अगर इस दौरान तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो पहले से मुझे बता देना, ताकि मुझे भी अपना अगला इंतजाम करने में आसानी हो। ये सुनकर जियांग यूवेई ने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। टैक्सी के अंदर का माहौल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय मैं उसकी लिखावट को देखते हुए भौहें उठाकर बोला, नाम की तरह ही तुम्हारी लिखावट भी है। तुम्हारे अंदर एक किताबी और विद्वान जैसा एहसास है। मेरे मुंह से निकले इन 3 शब्दों से जियांग यूवेई का दिल अचानक कस गया। पेन पकड़े उसकी उंगलियां साफ तौर पर तन गईं और उसकी शांत आंखों में भी हलचल मच गई। उसने अपनी आकर्षक आवाज में कहा, मुझे यूवेई कहकर बुलाओ। मैं हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, ठीक है, मेरा नाम यान झेंग है। तुम मुझे आज झेंग कह सकती हो। जियांग यूवेई ने मेरी उंगलियों से बने हाथ को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। कुछ पल के लिए हमने हाथ मिलाया। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन तभी मेरी नजर बगल में बैठी महिला के कानों पर पड़ी। उसके कानों की लवें हल्की लाल हो चुकी थीं। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि ड्राइवर की आवाज आई, दोनों का एयरपोर्ट आ गया है। मेरे होंठों तक आया सवाल वहीं रुक गया। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाने से पहले मैंने अपना फाइल बैग खोला और एक बार फिर चेक किया कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं। फिर मैंने जियांग यूवेई की तरफ देखकर पूछा, तुम सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हो ना? जियांग यूवेई ने सिर हिलाया और सबसे पहले अंदर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और अपने असिस्टेंट से चुपचाप हुकौबुक ले ली। असिस्टेंट के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैडम, आप सच में शादी करने वाली हैं? ये सब इतनी अचानक कैसे हो गया? वो इतने सालों से जियांग यूवेई के साथ था। जियांग परिवार के दादाजी और घर के मुखिया बारी बारी से उस पर शादी करने का दबाव डालते रहे थे, लेकिन वो हमेशा चुपचाप उन्हें टाल देती थी। इसी वजह से परिवार के सभी लोगों को लगने लगा था कि शायद वो शादी करने के बजाय संन्यास लेकर नन बन जाएगी। लेकिन मकाऊ की एक यात्रा के बाद अचानक शादी करने का फैसला, यह कदम सच में बहुत अचानक था। जियांग यूवेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे चिंता थी कि मैं ज्यादा देर तक इंतजार न करूं, इसलिए हुकौबुक लेकर तुरंत वापस आ गई। हॉल में मैं न जाने कब से उसका इंतजार कर रहा था। तभी मैंने देखा कि मैंने अपना कपड़ा भी बदल लिया था। अब मैंने सफेद शर्ट पहन रखी थी। जियांग यूवेई को देखते ही मैंने अपनी बाजू पर टंगा कोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। चलो। जियांग यूवेई ने कोट लिया और मेरे पीछे चल पड़ी। दोनों फ्रंट डेस्क पर जाकर बैठ गए। जियांग यूवेई ने अपनी नजर के कोने से मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे। मेरे पास मेनलैंड चीन का आईडी कार्ड, सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स और बाकी की प्रमाणित कागजात मौजूद थे। साफ था कि मैंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। ये देखकर जियांग यूवेई को और भी राहत मिली कि उसने भी मकाऊ जाकर फोटो खिंचवाने और रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। पूरी प्रक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो गई। मुझे पहले डर था कि मैं मकाऊ का रहने वाला हूं और भले ही मेरे पास मेनलैंड का रेजिडेंस परमिट और आईडी कार्ड हो, फिर भी प्रक्रिया के दौरान कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई। जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट जारी हुआ, हमारी शादी आधिकारिक तौर पर मान्य हो गई। सब कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने पहले से पूरी व्यवस्था कर रखी हो। जब हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले, तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल फांग शुकी की थी। मैंने जियांग यूवेई की तरफ देखा और अचानक मेरे मन में एक बुरी आशंका पैदा हुई। जियांग यूवेई ने भी मेरी तरफ से फोन की तरफ देखा। उसने हल्का सा गला साफ किया और चुपचाप अपना मैरिज सर्टिफिकेट जेब में रख लिया। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से फांग शुकी की घबराई हुई आवाज आई, आखिर तुम कहां हो? मैंने सहजता से जवाब दिया, क्योटो सिविल अफेयर्स ब्यूरो में। मैंने बगल में खड़ी महिला की तरफ देखा और तभी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। फांग शुकी अभी अभी एक इवेंट से निकला था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि उसके फोन पर 7-8 मिस्ड कॉल आ चुकी थी। फांग शुकी जल्दी से बोला, जिस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था वो अभी भी मकाऊ के उसी रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तुम क्योटो सिविल अफेयर्स ब्यूरो क्यों भाग गए? तुम वहां जाकर उससे बिना मिले आखिर किसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले आए? ये वाकई एक अच्छा सवाल था। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। सामने डूबते सूरज की रोशनी में जियांग यूवेई शांत और बेहद शानदार अंदाज में खड़ी थी। मैं उसे देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, लगता है इस बार सच में गलत लड़की से शादी हो गई। दांत भींचते हुए मैं भी ये जानना चाहता था। फांग शुकी का फोन सुनने के बाद मुझे अचानक सब कुछ समझ आ गया। मैंने मन ही मन सोचा, फांग शुकी जैसी बेवकूफ लड़की इतनी शानदार और रुतबे वाली इंसान को कैसे जान सकती है? आखिर मैं इस बात को पहले क्यों नहीं समझ पाया? मैंने सीधे फोन काट दिया और जियांग योवेई के सामने जाकर हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। जियांग योवेई ने सिर हिलाया। मैंने गंभीर होकर पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे सवाल पर जियांग योवेई ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैंने कब झूठ बोला?
मैंने रास्ते भर हुई हमारी बातचीत को याद किया और तभी मुझे एहसास हुआ कि शुरुआत से लेकर अब तक जियांग योवेई ने कभी खुद ये नहीं कहा था कि वो मेरी तलाश की हुई शादी की पार्टनर है। यहां तक कि उसने पैसों के बारे में भी कुछ नहीं कहा था। अच्छा, तो ये बात है। मैंने एक गहरी सांस ली। अब जब शादी हो ही गई थी तो गुस्सा करने का भी कोई फायदा नहीं था। कम से कम सामने वाला इंसान असली था। चलो बात करते हैं। मैंने सामने खड़ी लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर भी मेरा गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। मैं पहले मुड़कर जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वापस आया और उसे एक हल्की सी लात मार दी। तुम्हें मुझे इसका कोई सही कारण देना पड़ेगा। जियांग योवेई ने न तो खुद को बचाया और न ही गुस्सा किया। उसने बस मेरी लात चुपचाप सह ली और हल्का सा सिर हिला दिया। करीब आधे घंटे बाद हम दोनों क्योटो एयरपोर्ट के पास एक कॉफी शॉप में पहुंचे। मैंने एक प्राइवेट कैबिन लिया और अंदर जाकर सबसे पहले बैठ गया। वेटर ने कॉफी रखी। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांधे और ठंडे लहजे में कहा, बोलो। जियांग योवेई ने कॉफी उठाई, उसे होंठों तक ले जाकर एक घूंट लिया और फिर शांत आवाज में बोली, हम दोनों के बीच शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। मैं चुप रहा और देखने लगा कि अब वो किस तरह सफाई देती है। जियांग योवेई ने कहा, मैं फांग शुकी को सच में जानती हूं। हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं। इस बात में मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। सामने बैठे मेरे रूखे रवैये को देखकर भी जियांग योवेई को अपने फैसले पर बिल्कुल पछतावा नहीं था। अगर आज उसकी शादी किसी और से हुई होती तो शायद उसे जिंदगी भर इसका पछतावा रहता। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्योटो की रहने वाली हो और फिर भी शादी करने के लिए पहले ऑस्ट्रिया। नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं, आओचेंगे तक चली आई। या तो तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है या फिर तुम्हारे दिल में। जियांग योवेई ने बिना झिझके जवाब दिया। मैं आओचेंगे काम के सिलसिले में गई थी। वहीं उस रेस्टोरेंट में तुमसे मिली और मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने भौहें उठाई। पहली नजर में प्यार? जियांग योवेई ने जोर देकर कहा, हां, पहली नजर में प्यार। मैंने भौहें सिकोड़ ली। दिल में लगा कि यह बात बेहद बेतुकी है, लेकिन अगले ही पल मैंने हल्की खांसी की और अकड़कर सीधा बैठ गया। ये बात मैं मान सकता हूं, आखिर मैं यान झैंग हूं। बचपन से लेकर आज तक लुक्स के मामले में मैं कभी किसी से पीछे नहीं रहा। कोई मुझे पहली नजर में पसंद कर ले, इसमें हैरानी की क्या बात है। मेरे इस हद से ज्यादा आत्मविश्वास को देखकर जियांग योवेई खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी और अपनापन था। अचानक उसने पहले साइन किया हुआ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसी वक्त उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो फिर हम नए रूल्स बनाएंगे। हमारे बीच अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। हमारे बीच का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने ही लगा था कि तभी मेरा फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर मेरे उस बेहद ज्यादा कंट्रोलिंग पिता का नाम चमक रहा था। मैंने फोन उठाया और आराम से कहा, क्योटो एयरपोर्ट के पास वाली कॉफी शॉप में हूं। फोन के दूसरी तरफ किंग ऑफ गैम्बलिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पेंगटिंग बाहर खड़ी है, खुद बाहर आओगे या उसे अंदर भेजूं? फिर वही तरीका। मेरी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक आई। यहां कोई बाहरी इंसान मौजूद था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस मामले में कोई बेगुनाह फंसे। लेकिन अगले ही पल मैंने सीधे फोन काट दिया। मुझे पता था कि मेरे ऐसा करते ही पूरा यान परिवार हिलने वाला था। उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं न सिर्फ अपने पिता यानी किंग ऑफ गैम्बलिंग का फोन काटने की हिम्मत करूंगा, बल्कि उससे भी बड़ी बात यह थी कि मैं एक अनजान लड़की को लेकर मेनलैंड चाइना में शादी का सर्टिफिकेट बनवाकर वापस आ गया था। शादी का सर्टिफिकेट लेकर लौटने का यह तरीका तो सीधे दुश्मन की जड़ काटने जैसा है। ये चाल तो उस समय के किंग ऑफ गैम्बलिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी समय जियांग योवेई ने मुझे फोन काटते देखा और अचानक खुद ही बोली, जब अब हम दोनों ने शादी कर ही ली है तो क्या मैं आपके ससुर से मिलने आपके घर आ सकती हूँ? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा और सीधे मना कर दिया। फिर मैंने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया और टेबल पे उंगली से हल्का सा इशारा करते हुए सख्त लहजे में कहा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो। आगे की पार्टनरशिप के बारे में जब मेरे पास समय होगा मैं खुद तुमसे कॉन्टैक्ट करूंगा। इतना कहकर मैंने कॉफी खत्म की और मुड़कर वहां से चला गया। मैंने उसे कोई प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैं कॉफी शॉप से बाहर निकला, मैंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को मैसेज किया, जियांग योवेई क्योटो की रहने वाली है, पूरी जानकारी निकालो। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी जेब से वो लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट निकाला, उसकी फोटो खींची और उसे भी भेज दी। साथ में सिर्फ 7 शब्द लिखे, मेरी पत्नी के बारे में पता करो। मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो देखते ही मेरे दोस्त का फोन तुरंत आ गया। तो ये है तुम्हारा शादी से बचने का तरीका? मैंने सिर उठाकर बाहर खड़ी काली लग्जरी कार को देखा और होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। मैंने सिर्फ 6 शब्दों में जवाब दिया, जादू को जादू से हराया है। किंग ऑफ गैम्बलिंग अपने अनगिनत प्रेम संबंधों के सहारे कानूनी बंधन से बच सकता है, तो मैं भी एक मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए उसके सारे बेकार के प्लान्स हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। अगले ही पल मैं किंग ऑफ गैम्बलिंग के प्राइवेट जेट में बैठकर आओचेंगे वापस लौट गया।
जैसे ही मैं घर के लिविंग रूम में दाखिल हुआ, एक भयानक दबाव का एहसास तुरंत हुआ। सोफे पर दूसरी और चौथी पत्नी बैठकर तमाशा देख रही थीं। पांचवी पत्नी तो चेहरे पर साफ खुशी लिए अपनी बेटी को लेकर सीधे ऊपर चली गई, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। जूते की आवाज के साथ सीधे किंग ऑफ गैम्बलिंग के सामने जाकर बैठ गया। किंग ऑफ गैम्बलिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। यही है तुम्हारा वो वादा कि तुम ठीक से जाकर लड़की से मिलोगे? मैंने मासूम चेहरा बनाकर तुरंत सारी जिम्मेदारी वापस उसी पर डाल दी। आपने अगर सीसीटीवी फुटेज देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि मेई यांग को मैं पसंद नहीं आया था। वो मुझे छोड़कर खुद चली गई। फिर मैंने बेहद मासूमियत से पूछा, आओचेंग में हर कोई जानता है कि अब मैं कोई घमंडी किंग ऑफ गैम्बलिंग का बेटा नहीं रहा। मैं तो बस यान परिवार की प्रॉपर्टी के लिए लड़ने वाला एक अकेला और बेकार आदमी हूं। मैंने दोनों हाथ फैला दिए और होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान ले आया। तो फिर कोई मुझे पसंद क्यों करेगा? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी इन कुछ बातों ने किंग ऑफ गैम्बलिंग को पूरी तरह चुप करा दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बातें कड़वी जरूर थीं, लेकिन सच थीं। इन सालों में उसने अपने बाकी बच्चों को बिजनेस संभालने के लिए तैयार किया था, लेकिन अपने असली बेटे को सिर्फ 17 साल की उम्र में मिलिट्री एकेडमी भेज दिया था। यान परिवार में मैं लगभग एक इनविजिबल इंसान बनकर रह गया था। अब बाहर की दुनिया में मैं एक ऐसा स्पॉइल्ड और रिजेक्टेड बेटा था जिसे किंग ऑफ गैम्बलिंग ने पूरी तरह त्याग दिया था। लेकिन परिवार के अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। यान परिवार के सभी लोग जानते थे कि बचपन से ही जिद्दी और रिबेलियस रहने वाला उसका असली बेटा ही वो इंसान था जिसे किंग ऑफ गैम्बलिंग ने खुद अपने हाथों से ट्रेन किया था, और असली सक्सेसर भी वही था। मेरी बात सुनकर पूरा लिविंग रूम अचानक बिल्कुल शांत हो गया। किंग ऑफ गैम्बलिंग का चेहरा इतना काला पड़ गया कि जैसे अभी उससे धुआं निकलने लगेगा। वो अचानक गुस्से में गरजा, तो इसलिए तुमने खुद को बर्बाद करने का फैसला कर लिया? लेकिन मेरे उस बेपरवाह और जिद्दी चेहरे को देखते ही उसके दिल में कई सालों बाद वही पुराना सिरदर्द लौट आया। मेरी ये अकड़ और किसी के सामने न झुकने की आदत बिल्कुल मेरी माँ शियाओ शुयुआन जैसी थी। दुनिया सोचती थी कि शियाओ शुयुआन एक शांत और समझदार पत्नी थी, लेकिन सिर्फ किंग ऑफ गैम्बलिंग जानता था कि उसके विशाल बिजनेस एम्पायर को असल में उसी महिला ने पर्दे के पीछे से संभाला था। यहां तक कि जिस गैम्बलिंग स्किल पर उसे इतना घमंड था, उसकी नींव भी शियाओ शुयुआन ने ही रखी थी। इसी वजह से उस समय वो उस महिला से एक साथ प्यार भी करता था और उससे नफरत भी। आज उसके बाकी पसंदीदा बच्चों में भी कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए खास जगह मिली थी क्योंकि उनमें शियाओ शुयुआन की कुछ झलक दिखाई देती थी। लेकिन अब मेरे सामने खड़े होकर, जो बिल्कुल उसी की तरह जिद्दी था, किंग ऑफ गैम्बलिंग को एक बार फिर गहरी बेबसी महसूस हुई। लेकिन मैंने भौं उठाकर पलटकर पूछा, किसने कहा कि मैंने खुद को बर्बाद कर लिया? आपने मुझे वापस बुलाया और मैं वापस आ गया। मेरी इस एक लाइन ने फिर से किंग ऑफ गैम्बलिंग को चुप करा दिया। उसने अपना गुस्सा दबाया और सीधे मुद्दे पर आ गया। उसकी नजर अचानक बेहद तेज हो गई। तुम शेंगचुआन ग्रुप गए थे? मैं तुरंत नाराज हो गया। आपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? क्या आओचेंग में मेरी कोई प्राइवेसी भी नहीं है? किंग ऑफ गैम्बलिंग ने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सीधे चेतावनी दी, नानशान वाला घर तुम नहीं खरीद सकते, कोई दूसरा घर ढूंढो। नहीं चाहिए, मैंने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। मुझे पहाड़ की चोटी पर रहना पसंद है। अकेले बैठकर पूरे पहाड़ों का नजारा देखने का अपना ही मजा है। मुसीबत का पुतला न तेल डालने से मानता है न पानी डालने से। किंग ऑफ गैम्बलिंग पूरी तरह भड़क गया। एक ताकतवर इंसान का डरावना दबाव पूरे कमरे में फैल गया। लेकिन मैं फिर भी दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा रहा और मासूमियत से बड़बड़ाया, साफ साफ तो आपकी ही छोटी सोच है। बगल में बैठी दूसरी और चौथी पत्नी ये देखकर पूरी तरह दंग रह गईं। मेरी सोशल स्किल्स वाकई कमाल की थीं। किंग ऑफ गैम्बलिंग की छाती गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दूसरी पत्नी ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। मत लड़िए, आपके पिता भी आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। नानशान वाली विल्ला को कोई हाथ तक नहीं लगाता, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। अब मैंने आखिरकार सामने बैठे गुस्से से भरे किंग ऑफ गैम्बलिंग की तरफ देखा। मेरी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैं समझता हूं कि आप लोग किस बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। इतना कहकर मैं उठ गया और ऊपर जाने लगा। अब मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से किंग ऑफ गैम्बलिंग ने अचानक समझौता कर लिया। अब जब शादी का सर्टिफिकेट ले ही लिया है तो उसे घर लेकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो लड़की कौन है। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बस ठंडी आवाज में कहा, उसे दूसरों के चेहरे देखकर चलना पसंद नहीं है। इतना कहकर मैं बेफिक्र अंदाज में ऊपर चला गया। मुझे इतनी आसानी से जाते देखकर किंग ऑफ गैम्बलिंग का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। देखा तुमने, ये लड़का अपनी मनमानी करने के अलावा कुछ नहीं जानता, जरा भी तहजीब और डिसिप्लिन नहीं है। दूसरी पत्नी तुरंत उसके पास पहुंची, एक हाथ से उसका कंधा सहलाते हुए और दूसरे से उसे शांत करते हुए बोली, यान झैंग अभी अभी मिलिट्री सर्विस से रिटायर हुआ है, उसका दिमाग अभी पूरी तरह वापस नॉर्मल नहीं हुआ है, आप उससे नाराज मत होइए, उसे धीरे धीरे मैच्योर होने दीजिए। किंग ऑफ गैम्बलिंग ने ठंडी सांस छोड़ी। 25 साल का हो चुका है।
जब यान छिंगवान उसकी उम्र की थी तब तक वो कंपनी में अपने दम पर सब संभाल रही थी। अपनी बेटी की तारीफ सुनकर दूसरी पत्नी का दिल अंदर ही अंदर खुशी से भर गया, लेकिन चेहरे पर उसने फिर भी कोई भाव नहीं आने दिया। यान झैंग लड़का है। लड़कों का स्वभाव लड़कियों जितना शांत और स्टेबल नहीं होता। आप जल्दी मत कीजिए, कहीं वो लड़का जानबूझकर आपकी बात के उलट ही न करने लगे। ये कहते हुए उसने देखा कि किंग ऑफ गैम्बलिंग गुस्से से भरा हुआ स्टडी रूम में चला गया। उसके होंठों पर आखिरकार एक छुपी हुई खुशी की मुस्कान आ गई। लगता है मिलिट्री में बिताए इन कुछ सालों ने यान झैंग को पहले से भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। लेकिन वहीं बैठी चौथी पत्नी के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उसकी नजरें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उसने देखा था कि यान झैंग ने किंग ऑफ गैम्बलिंग के सामने कितनी खुलकर मनमानी की थी, लेकिन इसके बावजूद किंग ऑफ गैम्बलिंग ने उसे कोई असली सजा नहीं दी। ये फेवरेटिज्म वाकई डराने वाला था। लगता है कि आने वाली फैमिली इनहेरिटेंस की लड़ाई में उसे अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा सोचनी पड़ेगी। पूरे यान परिवार पर नजर डालें तो दूसरी पत्नी की बड़ी बेटी की अचानक मौत हो चुकी थी। चौथी बेटी यान छिंगवान बेहद मजबूत थी। तीसरी पत्नी की बड़ी बेटी यान झियान को भी परिवार का खास प्यार मिला हुआ था और उसके पीछे उसके मायके की मजबूत ताकत थी। वहीं पांचवी पत्नी भले ही उम्र में छोटी थी, लेकिन उसने आओचेंग में पहले ही कई पावरफुल कनेक्शंस बना लिए थे। और अब मेरा इस परिवार में जोरदार कमबैक हुआ था। ये सिर्फ यान परिवार की अंदरूनी लड़ाई नहीं थी, इसमें पूरे हांगकांग और आओचेंग के इकोनॉमिक नेटवर्क से जुड़ी एक खतरनाक जंग भी शामिल थी। चौथी पत्नी ये बात सबसे अच्छी तरह समझती थी। इस गेम में जो आखिर तक जिंदा रहेगा, असली विनर वही होगा। कभी परिवार की बड़ी बेटी और उसका पूरा परिवार एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। ऐसे में आज की ये छोटी सी टकराहट शायद सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय स्टडी रूम में कमरे की हवा जैसे जम गई थी। मुख्य हाउसकीपर जल्दी जल्दी अंदर आया और उसने एक कॉन्फिडेंशियल फाइल किंग ऑफ गैम्बलिंग के सामने रख दी। उसकी आवाज अपने आप धीमी हो गई। पता चल गया है, आज बड़े बेटे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाली लड़की क्योटो के जियांग परिवार की बड़ी बेटी जियांग योवेई है। जियांग परिवार की बड़ी बेटी? किंग ऑफ गैम्बलिंग ने तुरंत फाइल खोली। उसका चेहरा पल भर में बेहद गंभीर हो गया। जियांग परिवार की लड़की आओचेंग में क्यों आई थी? और इतनी संयोग की बात है कि यान झैंग के साथ जाकर शादी भी कर ली। हाउसकीपर के माथे पर पसीना आ गया। उसने गंभीर आवाज में जवाब दिया, उसका असली मकसद अभी साफ नहीं है, लेकिन आज दोपहर करीब 1 बजे वो आओचेंग पहुंची थी। एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो सीधे उस रेस्टोरेंट में गई जहां बड़े साहब का ब्लाइंड डेट था। उसके बाद दोनों ने एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट की तरफ चले गए। वो दोनों सीधे क्योटो के सिविल अफेयर्स ब्यूरो चले गए और वहीं मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। ये देखने में भले ही एक संयोग लगता था, लेकिन असल में साफ था कि इसके पीछे पहले से पूरी प्लानिंग थी। यहां तक कि शादी के लिए जरूरी सारे डॉक्यूमेंट्स भी पहले से तैयार थे। लेकिन किंग ऑफ गैम्बलिंग की आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। उसकी आवाज बेहद कॉन्फिडेंट थी। वो लड़का क्योटो मिलिट्री रीजन में सर्विस करता था। मिलिट्री का डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है। उसका जियांग परिवार से कोई कनेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय इस जियांग परिवार का मकसद शायद इतना सिंपल नहीं है। खास बात यह है कि एक तरफ मैं शेंगचुआन ग्रुप की प्रॉपर्टी खरीदने वाला था और दूसरी तरफ जियांग परिवार के लोग उसके पीछे पीछे आओचेंग पहुंच गए। इस बारे में ज्यादा सोचना तो पड़ेगा ही। ची हाउसकीपर तुरंत समझ गया। शेंगचुआन ग्रुप की तरफ से लोगों को नजर रखने के लिए लगा दिया जाएगा। फिर वो थोड़ा झिझका, लेकिन यंग मास्टर ने शायद नानशान की पहाड़ी पर बनी उस विला को खरीदने का पूरा मन बना लिया है। इस मामले को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन किंग ऑफ गैम्बलिंग का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसे मत रोको। अगर वो एक विला तक हासिल नहीं कर सकता तो इस फैमिली की प्रॉपर्टी भी उसे छोड़ देनी चाहिए। यह सुनकर ची हाउसकीपर को अचानक समझ आया, अभी थोड़ी देर पहले लिविंग रूम में किंग ऑफ गैम्बलिंग का इतना भड़कना असल में सिर्फ एक एक्ट था। वो ये ड्रामा अपनी पत्नियों के सामने कर रहा था। अब जब ची हाउसकीपर किंग ऑफ गैम्बलिंग का असली एटीट्यूड समझ चुका था, उसने एक और कॉन्फिडेंशियल फाइल आगे बढ़ा दी। यंग मास्टर पर कल हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट की भी कुछ खबर मिली है। किंग ऑफ गैम्बलिंग ने थके हुए अंदाज में अपनी भौहों के बीच हल्का दबाव दिया। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट दिखाई दी। फिर से उन छोटे लोगों में से किसी ने किया है? ची हाउसकीपर ने सिर हिलाया। हाँ, सच यह है कि हमला करने वाला सेकंड ब्रांच का यान लिंगचुआन था। कल एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो घूमते हुए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गया था और वहां करीब आधे घंटे रुका था। हालांकि ट्रांजैक्शन के सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए थे, किंग ऑफ गैम्बलिंग की आंखें ठंडी हो गईं। वो लोग इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि मेरे बेटे के वापस आते ही उस पर हमला कर दें। लेकिन 29 साल का यान लिंगचुआन घमंडी होने के साथ साथ बेहद मूर्ख भी था। इतना ही नहीं, ची हाउसकीपर ने एक और जानकारी सामने रख दी। एक और कनेक्शन मिला है। यान लिंगचुआन जिस एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर काम करता है, वो कंपनी जियांग योवेई की है। हाल ही में दोनों ने एक इवेंट में साथ हिस्सा लिया था और उनके बीच का रिलेशनशिप भी कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल लग रहा है। ये सुनते ही किंग ऑफ गैम्बलिंग ने धीरे से एक लॉक ड्रॉअर खोला। उसने उसमें से वो बौद्ध माला निकाली जो मैंने उसे दी थी। वो अपनी उंगलियों के बीच धीरे धीरे उसे घुमाने लगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। जियांग योवेई,
इस नाम का बार बार सामने आना कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस नहीं है? ची हाउसकीपर ने झुककर पूछा। यान लिंगचुआन ने किसी को पैसे देकर यह हमला करवाया था। इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए? इसे दबा दो। किंग ऑफ गैम्बलिंग का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। अगर ये बात बाहर गई तो यान परिवार की रेपुटेशन खराब होगी। तियान परिवार के लोगों से कहो कि सबका मुंह बंद रखें और किसी भी हालत में उस लड़के को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मेरा नाम आते ही आउचेंग पर राज करने वाले इस किंग ऑफ गैम्बलिंग के चेहरे पर भी बेबसी आ गई। उसे पता था कि मेरा स्वभाव बदला लेने वाला है। अगर मैं एक बार भड़क गया तो मुझे रोकना आसान नहीं था। भले ही मिलिट्री में बिताए इन कुछ सालों ने मुझे काफी शांत कर दिया था, लेकिन यान परिवार की नजरों में मैं अभी भी एक पागल इंसान था। और मेरा सबसे हाल का बड़ा आउटबर्स्ट 2 साल पहले हुआ था। वो था सेकंड ब्रांच की बड़ी बेटी यान लियूली के फ्यूनरल में। उस समय यान लियूली बॉर्डर पर कैसीनो का पैसा लेकर जा रही थी, लेकिन आधी रात को ड्रंक ड्राइविंग की वजह से उसकी पूरी फैमिली एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारी गई। लेकिन सबसे सस्पिशियस बात यह थी कि हमेशा डिसिप्लिन रहने वाली यान लियूली ने उस रात शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाई? जो महिला हमेशा अपने हस्बैंड और बच्चों को अपने काम से दूर रखती थी, उसने उस बार उन्हें अपने साथ बॉर्डर पर क्यों ले जाने का फैसला किया? और सबसे डरावनी बात, उस दिन मुझे क्योटो की मिलिट्री यूनिट में होना चाहिए था, लेकिन मैंने अचानक छुट्टी ली और किसी तरह उसी दिन एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया। हालांकि किंग ऑफ गैम्बलिंग और मिलिट्री ने मिलकर इस मामले को दबा दिया था, लेकिन फ्यूनरल के बीच में ही सेकंड ब्रांच की पत्नी को किसी तरह पता चल गया कि मैं एक्सीडेंट साइट पर मौजूद था। अपनी बेटी और परिवार को खोने के गम में पागल हुई वो मेरे सामने आकर मुझे लगातार दोष देने लगी। यहां तक कि उसने सीधे मुझ पर आरोप लगा दिया कि यान लियूली और उसके पूरे परिवार की मौत के पीछे मेरा हाथ था। लेकिन मैं उसकी ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्सा सिर पर चढ़ गया। मैंने सबके सामने अचानक यान लियूली के ताबूत का ढक्कन खोल दिया। फिर मैंने सेकंड ब्रांच की पत्नी की गर्दन पकड़कर उसे ताबूत के बिल्कुल पास खींच लिया। उसकी डर से निकली चीखों के बीच मैंने उसका सिर ताबूत की तरफ दबाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि आखिर सच क्या है तो नीचे जाकर खुद उससे पूछ लो। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरी नजर वहां मौजूद हर इंसान पर चाकू की धार की तरह घूम गई। वैसे मैं भी जानना चाहता हूं, मरने से पहले उसने मुझे जो आखिरी फोन कॉल किया था उसका मतलब आखिर क्या था? सेकंड ब्रांच की पत्नी को अपनी बेटी के टूटे हुए और एक्सीडेंट के बाद स्टिचेस से जुड़े चेहरे को इतनी नजदीक से देखने पर ऐसा डर लगा कि उसकी सांस तक अटकने लगी। असल में यान लियूली की मौत से पहले उसने फोन पर बताया था कि सालों पहले हुई शाओ शुआन की मौत के पीछे भी कोई और रहस्य था। इसके बाद उसने मुझे बॉर्डर पर आने के लिए भी बहला फुसलाकर बुलाया, लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा वही कार मेरी आंखों के सामने सीधे खाई में जा गिरी और पूरी तरह चकनाचूर हो गई। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसी वक्त मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। अब वापस वर्तमान में मैं अभी अभी तैयार होकर निकला ही था कि शेंगछुआन ग्रुप के जनरल मैनेजर का फोन आ गया। उसने बताया कि हेड ऑफिस ने मेरे साथ डील करने के लिए एक खास पर्सन को भेजा है, लेकिन मैंने बस कैजुअली कह दिया था कि कल मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी देखने का समय सीधे परसों कर दिया गया। मगर मुझे नहीं पता था कि फोन की दूसरी तरफ जियांग योवेई पैर पर पैर रखकर बैठी थी और हाथ में पकड़ी पेन से बड़े आराम से खेल रही थी। फोन रखते ही मैंने अगले दिन होने वाले टेस्ट की आखिरी तैयारी शुरू कर दी। मैं वो इंसान था जिसे किंग ऑफ गैम्बलिंग ने बचपन से बिजनेस के लिए तैयार किया था। मैं एक बिजनेस जीनियस था और इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस में भी पूरे 7 साल गुजार चुका था। बिजनेस नेगोशिएशंस हो या कमर्शियल वॉरफेयर, ऐसा कोई खेल नहीं था जिससे मैं अनजान था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि हर कोई मुझे बेकार समझ रहा था। सबको लगता था कि मैं इतने साल मिलिट्री में रहने के बाद सोसाइटी से पूरी तरह कट चुका हूं और अब एकदम यूजलेस इंसान बन चुका हूं। इसलिए मैंने भी उसी सिचुएशन का फायदा उठाया और पिग की तरह बिहेव करते हुए टाइगर को छुपाए रखा। और अभी तक हर कोई मेरे इस एक्ट में पूरी तरह फांसा हुआ था। अगली सुबह मैं ठीक समय पर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच गया। जैसे ही सबको पता चला कि मैंने मेई परिवार का ब्लाइंड डेट खराब कर दिया है और किसी अननोन लड़की के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, चारों तरफ के लोगों ने राहत की सांस ली। उनकी नजरों में मेरा ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। उन्हें लगता था कि मेरे जैसे बेवकूफ को फैमिली प्रॉपर्टी की लड़ाई में कोई सीरियस थ्रेट नहीं माना जा सकता। सुबह 8:30 बजे तक सभी ब्रांचेस के हेयर्स वहां पहुंच चुके थे। पूरे माहौल में बारूद जैसी टेंशन फैली हुई थी, लेकिन खुद को एलीट समझने वाले इन हेयर्स को अभी तक अंदाजा नहीं था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। जब हम निकलने लगे तभी किंग ऑफ गैम्बलिंग ने सबके सामने अचानक सिर्फ मुझे आवाज दी, तुम मेरे साथ बैठो। ये सुनते ही बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। सभी के पास अपनी अपनी लग्जरी कार्स थीं, लेकिन मुझे किंग ऑफ गैम्बलिंग ने खुद अपने साथ बैठने के लिए बुलाया था। मैंने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कैजुअली केक का एक टुकड़ा उठाया और खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा। गाड़ी में बैठने के बाद असली टेस्ट शुरू हुआ। हमारे सामने एक बिजनेस केस रखा गया था। हमें कंपनी के ऑपरेशंस में हो रहे प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना था।
फिर उसके आधार पर एक नया ऑपरेशनल प्लान तैयार करना था। अंत में उस प्लान को सिमुलेशन में लागू करके होने वाले प्रॉफिट और लॉस के आधार पर विनर तय किया जाना था। जैसे ही मैं अकाउंट्स की फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, थर्ड ब्रांच की यान जी ने अचानक मुझे रोक दिया। मुझे वो वाली फाइल चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे चाहिए थी तो मैंने फाइल उसे दे दी। लेकिन अगले ही पल यान चेन ने मेरे हाथ से छीनी हुई सारी डॉक्यूमेंट्स उठाकर कमरे के कोने में बैठे यान चेन की तरफ फेंक दी। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। लेकिन यान चेन ने उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा तक नहीं। उसने ठंडे अंदाज में उन्हें दूर कर दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ 24 साल का फोर्थ ब्रांच का बड़ा बेटा अभी अभी दुनिया की टॉप फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। 18 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला बिजनेस शुरू करके सफलता हासिल कर ली थी और अब उसके हाथ में 2 कंपनियां थीं। सभी की नजरों में वो फैमिली का असली प्रोडिजी था। माहौल लगातार ऑकवर्ड होता जा रहा था। तभी अब तक चुप बैठी सेकंड ब्रांच की बड़ी बेटी यान छिंगवान ने गंभीर आवाज में चेतावनी दी, बस करो। वो फैमिली के सबसे शांत और मैच्योर हेयर्स में से एक थी। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि किसी को भी बहस आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उन लोगों को क्या पता था, वो इसे सिर्फ फैमिली के बीच होने वाली एक छोटी सी पावर स्ट्रगल समझ रहे थे। जबकि मेरे हाथ में मौजूद ये डॉक्यूमेंट्स पूरे किंग ऑफ गैम्बलिंग के परिवार की नींव हिला देने वाला एक ऐसा राज छिपाए हुए थे जो सब कुछ उलट सकता था। यान छिंगवान ने यान जियान पर एक तेज नजर डाली। सारी फाइल्स एक जैसी हैं, अपनी चालाकियां बंद करो। यान जियान तुरंत चुप हो गया। आखिरकार कमरे में शांति हो गई। मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाए और सबसे पहले काम शुरू कर दिया। बाकी तीनों ने भी तेजी से अपने काम पर ध्यान लगा दिया। इस तरह एक खामोश मुकाबला शुरू हो गया। 3 घंटे के अंदर हमें एक पूरी क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार करनी थी और साथ ही एक बिल्कुल नया ऑपरेशनल प्लान भी बनाना था। ये सिर्फ मैनेजमेंट एबिलिटी का टेस्ट नहीं था, बल्कि मार्केट की समझ और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता का भी टेस्ट था। इसी बीच बगल वाले ऑफिस में वो शुरू से ही इसमें हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखता था। तभी स्क्रीन पर सिचुएशन अचानक बदल गई। अब सिर्फ आखिरी 20 मिनट बचे थे। मैं और यान छिंगवान लगभग एक ही समय पर अपना काम पूरा करने लगे। 10 मिनट बाद यान चेन ने भी अपना काम खत्म कर लिया। सिर्फ यान जियान ने आखिरी सेकंड में अपनी रिपोर्ट पूरी की। पेंग तिंग ने घोषणा की कि रिजल्ट अगले दिन बताया जाएगा। चारों में से सिर्फ 2 लोग अगली राउंड में जाएंगे, जहां उन्हें असली बिजनेस प्रोजेक्ट की निगोशिएशन करनी होगी। एलिवेटर में यान जियान फिर से मेरे पीछे पड़ गया। उसने मेरा रास्ता रोककर ताने मारते हुए पूछा, सुना है तुमने किसी रैंडम इंसान को ढूंढकर मैनलैंड में शादी कर ली? मुझे उसकी बकवास सुनकर इरिटेशन होने लगी। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। क्यों, तुम्हें पसंद आ गई? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें औरतों में भी इंटरेस्ट है। यान जियान का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। फिर भी उसने बड़ी बहन वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अगर शादी कर ही ली है तो। मैंने बस एक बात कही। मेरी बात सुनते ही यान जियान को 18 साल की उम्र में मिली वो पेनफुल लेसन याद आ गई, जब उसकी लगभग जान निकल गई थी। उसका पूरा एरोगेंस तुरंत गायब हो गया। एलिवेटर में अब सिर्फ यान चेन बचा था। यान जियान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन यान चेन ने भी उसे ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यान जियान ने गुस्से में दांत पीसे। उसका चेहरा गुस्से से बेहद डरावना हो गया। उसने फोन उठाकर चिल्लाते हुए पूछा, वो कमीना कहाँ है? फोन काटने के बाद वो वापस एलिवेटर में गया और गाड़ी लेकर सीधे अपने दूसरे घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ मैं भी टैक्सी लेने वाला था कि तभी यान छिंगवान मेरे पास आ गई। उसके चेहरे पर हमेशा की गंभीरता थी, लेकिन आज उसके भावों में थोड़ी नरमी थी। उसने पूछा, मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैंने मना नहीं किया और सीधे उसकी कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार में कुछ देर खामोशी रही। फिर यान छिंगवान ने खुद बात शुरू की, क्या तुम जियांग योवेई को जानते हो? मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, इसलिए कैजुअली जवाब दिया, नहीं जानता। हमारी शादी बस एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट थी, ये पहले से प्लान नहीं था। यान छिंगवान की आवाज में चिंता थी। वो क्योटो के जियांग परिवार से है। मैंने डॉक्यूमेंट्स पलटे ही थे कि मेरी नजर अचानक एक फोटोग्राफ पर पड़ी। फोटो में मेरी नई नई पत्नी जियांग योवेई यान लिंगचुआन के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में खड़ी थी। यान लिंगचुआन की नजरें लगातार उस महिला पर टिकी हुई थीं और उसके एक्सप्रेशन में भी कुछ सस्पिशियस था। यान छिंगवान ने मेरी तरफ देखा। मैं फोन में जियांग योवेई की फोटो को लगातार जूम कर रहा था। अगले ही पल मेरे मन में एक ही बात आई, ये चेहरा सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। यान छिंगवान मेरी एक्सप्रेशन देखकर थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। फोटो में जियांग योवेई ने ब्लैक फॉर्मल सूट पहना हुआ था। वो बेहद एलिगेंट और कोल्ड लग रही थी। क्योटो के बड़े बड़े लोगों के बीच भी उसका ऑरा ऐसा था जैसे वो सबको ऊपर से देख रही हो। उसका प्राउड और पावरफुल एटीट्यूड देखकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मुझे फोटो में इतना खोया हुआ देखकर यान छिंगवान ने बेबसी से समझाया, जियांग योवेई बहुत चालाक है, उसके लुक से धोखा मत खाना। मैंने फोन से नजरें हटाए बिना हल्की मुस्कान दी। कौन किसे धोखा देगा ये अभी तय नहीं हुआ है। कार से उतरते ही मैं सीधे आओचैंग के एक नाइट क्लब चला गया।
जोले पहले से वहां मौजूद था और उसने रेड वाइन भी तैयार कर रखी थी। मुझे देखते ही वो हंसते हुए बोला, इंटरव्यू लेते हैं। नई नई शादी हुई है और तुम्हारी पत्नी का नाम तुम्हारे हाफ ब्रदर के साथ जुड़ा हुआ है। कैसा फील हो रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ग्लास उठाया और एक ही बार में पूरी रेड वाइन पी गया। फिर ठंडी आवाज में कहा, इन दोनों में से एक को खत्म कर दो ताकि दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। जोले तुरंत स्पीचलेस हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। मैंने अपने बाल ठीक किए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जियांग योवेई किसी बेवकूफ को पसंद नहीं करेगी, खासकर मुझे देखने के बाद, जो हैंडसम भी है, स्मार्ट भी और थोड़ा फनी भी। फिर मेरा एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। त्यान फैमिली गैंग की तरफ से कोई खबर आई? जोले ने तुरंत एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने फाइल खोली और जैसा सोचा था, मुझे मारने की सुपारी देने वाला सेकंड ब्रांच का बड़ा बेटा यान लिंगचुआन ही था। लेकिन जोले ने तुरंत बताया, मामला इतना सिंपल नहीं है। जिस दिन तुम वापस आए उसी दिन यान लिंगचुआन की सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह इरेज कर दी गई। यहां तक कि तुम्हारे एयरपोर्ट से निकलने की सीसीटीवी फुटेज भी कल रात डिलीट कर दी गई। और सबसे डरावनी बात, यान लिंगचुआन को देखने वाली 2 फीमेल विटनेसेस आज अचानक गायब हो गईं। मैं तुरंत समझ गया, इतनी बड़ी ताकत और रिसोर्सेज वाला इंसान सिर्फ एक ही हो सकता था। मेरा वो बाप, जिसकी नजर में फैमिली की इज्जत सबसे ऊपर थी, किंग ऑफ गैम्बलिंग। अब सारे क्लूज लगभग खत्म हो चुके थे, तो बदला आखिर कैसे लिया जाए? तभी जोले ने अपने हाथ में पकड़ी एक और फाइल की तरफ देखा। उसमें यान लिंगचुआन द्वारा त्यान फैमिली गैंग को दी गई ओरिजिनल हिट एग्रीमेंट थी। मैंने अचानक सिर उठाया और शरारती मुस्कान के साथ पूछा, जिस चीज को त्यान फैमिली गैंग तक नहीं ढूंढ पाई, वो तुम्हारे पास कैसे आई? जोले ने इस बार कुछ नहीं छिपाया। उसने अपना ग्लास उठाया और मेरे ग्लास से हल्के से टकराया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। 6 महीने पहले मैंने त्यान फैमिली गैंग ही खरीद लिया था। यह सुनकर मैं भी हैरान रह गया। मतलब आज की त्यान फैमिली गैंग असल में जोले के हाथ की सिर्फ एक पपेट थी। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तो यान लिंगचुआन को कैसे हैंडल करने का प्लान है? लेकिन मेरी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सीधे सामने से लड़ने में कोई मजा नहीं है। पीठ के पीछे से किया गया वार ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है, तो अब मैं भी उसके साथ ये गेम खेलूंगा। ये सोचकर कि अब मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े मेल सुपरस्टार यान लिंगचुआन से भिड़ना है, मैं एक्साइटमेंट में अपने हाथ रगड़ने लगा। अगले दिन मैं ठीक समय पर शैंगचुआन ग्रुप पहुंच गया। जनरल मैनेजर खुद मुझे लेकर चल रहा था और उसका एटीट्यूड किसी वीआईपी के सामने झुकने जैसा था। वीआईपी रूम का दरवाजा खुला। तेज धूप की रोशनी महिला के कंधों पर पड़ रही थी। सामने जियांग योवेई खड़ी थी। उसने ब्लैक फॉर्मल सूट पहन रखा था और उसकी हाइट की वजह से उसका पूरा ऑरा बेहद पावरफुल लग रहा था। उसके सामने खड़े होते ही एक तरह का दबाव महसूस हो रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर यान, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मैं उसकी उस परफेक्ट फेस को देखता रहा, लेकिन मेरे अंदर कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ। ओह, तो तुम हो? जियांग योवेई ने कल रात की हमारी मुलाकात का जिक्र तक नहीं किया। उसका चेहरा बिल्कुल प्रोफेशनल था, जैसे हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। मैं भी बेकार की बातें करने के मूड में नहीं था। सीधे अंदर जाते हुए पूछा, तो अब घर देखने चल सकते हैं? लेकिन जियांग योवेई अचानक साइड में होकर मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। उससे पहले हमें एक बात डिस्कस करनी होगी। आप ये हाउस आखिर किस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं? मुझे ये बात बेहद रिडिकुलस लगी। घर खरीदने के लिए भी बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा क्या? जियांग योवेई का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। ये जरूरी है, इससे ट्रांजैक्शन की प्राइस भी प्रभावित होती है। मैं हंस पड़ा और सीधे सोफा पर फैलकर बैठ गया। दोनों हाथ चेस्ट पर बांधते हुए बोला, ठीक है, अब मैं सुनना चाहता हूं कि तुम इस बात को कैसे जस्टिफाई करती हो। जियांग योवेई हल्का सा मुस्कुराई। अगर ये हाउस आपके अपने यूज के लिए है तो मैं आपको फैमिली डिस्काउंट दे सकती हूँ। सस्ता मिल रहा हो तो कौन मना करेगा? मैं बिना एक सेकंड सोचे सीधा बैठ गया और पूरी सीरियसनेस के साथ बोला, अपने यूज के लिए है। मेरी अचानक वाली एंथुजियाज्म देखकर बगल में खड़ा जनरल मैनेजर भी कंफ्यूज हो गया। क्या ये वही आउचेंगी का यंग मास्टर था जो कल तक करोड़ों की कीमत खुद तय कर रहा था? लेकिन जियांग योवेई जैसे मेरे इस मनी लविंग एटीट्यूड से एंटरटेन हो रही थी। उसने अपनी हंसी दबाई, नजरें हटाई और हल्का खांसते हुए कहा, पहले चलकर हाउस देख लेते हैं। इसके बाद वो मुझे एक ऐसी विला में लेकर गई जो पूरी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई थी। ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन वाली वो विला देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। एंट्रेंस पर स्विमिंग पूल था, एक शानदार टेरेस था, नीचे एंटरटेनमेंट रूम बना हुआ था। यहां तक कि अंदर रखी छोटी सी डेकोरेशन भी मिंग और किंग डायनेस्टी की बेहद कीमती एंटीक्स थी। मुझे ये घर देखते ही प्यार हो गया। मैंने तुरंत फैसला कर लिया, प्राइस बताओ। लेकिन अगली बात सुनकर मैं सच में चौंक गया। जियांग योवेई ने सीधे इसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता दिया,
130 मिलियन युआन, जबकि शुरुआत में इस विला की लिस्टिंग प्राइस 260 मिलियन थी। बाद में इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 430 मिलियन युआन तक पहुंच गई थी। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। ये लड़की इतनी बड़ी लॉस मेकिंग डील करने से डरती नहीं है क्या? अगर फैमिली को पता चल गया तो क्या उसे घर से नहीं निकाल देंगे? लेकिन जियांग योवेई मुझे देखते हुए हल्के से मुस्कुराई। इसे मेरे छोटे अंकल की तरफ से अपने नेफ्यू इन लॉ के लिए एक वेलकम गिफ्ट समझ लीजिए। मैं हल्का सा हंसा। मैंने ज्यादा फॉर्मल बनने की कोशिश नहीं की। ये मैरिज सर्टिफिकेट सच में घाटे का सौदा नहीं था। बिना पैसा खर्च किए घर मिल गया और ऊपर से एक बड़ा फायदा भी। मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। अगर ऐसी ही 2-4 और शादियां कर ली जाएं तो शायद ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। लेकिन जियांग योवेई का चेहरा उसी पल ठंडा पड़ गया। उसने गंभीर आवाज में चेतावनी दी, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दे सकती हूं, लेकिन दूसरों के हिस्से पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। मेरी मुस्कान और भी फैल गई। मैंने धीरे से खुद से कहा, क्या मैं इतना ऑब्वियस दिख रहा था? जियांग योवेई ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, तुम्हारे चेहरे पर बस यही लिखना बाकी था कि मुझे कुछ और शादियां कर लेनी चाहिए। इस मोमेंट पर इस प्राउड और टैलेंटेड वुमन ने शायद पहली बार खुद से सवाल किया, क्या उसकी पूरी वैल्यू सिर्फ एक बार ठगे जाने लायक है? वैसे भी क्योटो का जियांग परिवार आओचेंग के मेई परिवार से कहीं ज्यादा पावरफुल था। मेरे इरादे पकड़े जाने के बाद मैंने भी एक्टिंग छोड़ दी। असल में मेई यांग को मैनिपुलेट करना काफी आसान था, लेकिन मेरी बात पूरी होते ही जियांग योवेई का चेहरा विजिबली डार्क हो गया। वो अचानक एक कदम आगे आई और मेरे रास्ते में खड़ी हो गई। उसने होंठ दबाते हुए गंभीर आवाज में कहा, दूसरों को मत ठगो। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और अगर तुम्हें ठगना ही है तो मुझे ठग लो। वो खुद को ऑफर कर रही थी। जियांग परिवार के पास बहुत पैसा और रिसोर्सेज हैं। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें मुझे ठगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद तुम्हारे सामने रख दूंगी। उसकी कोल्ड और ब्यूटीफुल फेस पर सीरियसनेस देखकर मेरी आंखें फैल गईं। मैंने बिना सोचे बोल दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं कई कदम पीछे हट गया। ये तो उल्टा ही चल रहा है। लेकिन जियांग योवेई ने बेहद कामली कहा, हम लीगल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अगर तुम्हें किसी और के पैसे के बारे में सोचने से पहले कुछ चाहिए तो मेरे पैसे से शुरुआत कर सकते हो। मैंने उसे घूर कर देखा। फिर अचानक मुझे उस फाइल में लिखी एक बात याद आ गई। वो एक बेहतरीन गैम्बलर है। इसलिए मैंने तुरंत बात बदलते हुए शातिर मुस्कान के साथ कहा, 1 हफ्ते बाद बॉर्डर पर एक जेमस्टोन गैम्बलिंग कंपटीशन होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गैम्बलिंग कंसल्टेंट बनो। मैंने आंखें झपकाते हुए कहा, जैसे डर हो कि वो मना न कर दे। फिर जल्दी से जोड़ दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं ठगूंगा। गैम्बलिंग में लगने वाला पूरा पैसा मैं दूंगा। जो भी स्टोन मिलेगा उसका प्रॉफिट हम 40-60 में बांटेंगे। 40 तुम्हारा, 60 मेरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग योवेई लगभग तुरंत मेरी पूरी योजना समझ जाएगी। तुम ज्वेलरी बिजनेस शुरू करना चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखा। हमारे यान परिवार में हर बच्चे को एडल्ट होने पर 1 अरब का स्टार्टअप फंड मिलता है और मैं भी एक ज्वेलरी ब्रांड शुरू करने की सोच रहा हूं। यह जेमस्टोन कंपटीशन मेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वैसे किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने जियांग योवेई पर दांव लगाने का फैसला किया। मैंने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मेरा यही प्लान है। लेकिन जियांग योवेई ने बेहद आसानी से जवाब दिया, 40-60 की जरूरत नहीं है, मैं खुशी से तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे उसकी बात पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन घर लौटकर मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हाथ में आते ही मैंने उसकी फोटो खींचकर अपने पिता को भेज दी। 260 मिलियन में डील हो गई। परेशान मत होना प्यारे पापा, रीइंबर्समेंट कर देना। 10 मिनट बाद बैंक अकाउंट में पैसे आने का मैसेज देखते ही मेरा मूड एकदम अच्छा हो गया। मैंने खुशी खुशी जियांग योवेई की बांह पकड़ ली और बिल्कुल भाईचारे वाले अंदाज में बोला, चलो आज मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। जियांग योवेई ने नीचे देखा जहां मैंने उसकी बांह पकड़ रखी थी। उसकी आईब्रो हल्की सी उठी। वो अभी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि मैंने अचानक उसे रोक दिया। तुम्हारी ये कार पर्याप्त हाई क्लास नहीं है। वहां गए तो लोग हमें देखकर डिस्क्रिमिनेट करेंगे। जियांग योवेई ने अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट की तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसकी कार को कम लेवल की कहा था। अगले ही पल मैंने हाथ उठाकर एक टैक्सी रोक ली। जियांग योवेई के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने बड़े जेंटलमैन की तरह मेरे लिए टैक्सी का दूर खोल दिया। मैं अंदर बैठ गया और एड्रेस बताया, यूने लांजू। टैक्सी तुरंत नियॉन लाइट से भरी सड़कों को पार करती हुई एक नॉइसी पुराने स्टाइल वाली स्ट्रीट में घुस गई। लेकिन जैसे ही जियांग योवेई उतरने लगी, उसने अचानक अपना पैर पीछे खींच लिया। फिर भी पानी की कुछ बूंदें उस पर पड़ ही गईं। एक बूढ़े दुकानदार ने जियांग योवेई का खूबसूरत चेहरा देखा तो तुरंत बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बार बार माफी मांगते हुए बोला, अरे हैंडसम, इसे मेरी तरफ से अपॉलॉजी समझो। अपनी वाइफ को लेकर अंदर आओ, आज खाना मेरी तरफ से। उसकी इतनी वार्मथ के सामने मना करना मुश्किल था। मैं जियांग योवेई को लेकर दुकान के अंदर चला गया। बैठते ही बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों मैरिड हो या डेटिंग कर रहे हो? मैं भी जवाब देने ही वाला था कि जियांग योवेई ने पहले ही मंडरिन में जवाब दे दिया।
न्यूली मैरिड। बूढ़े की आंखें चमक उठी। जियांग योवेई ने आगे कहा, दोनों साइड्स एक ही फैमिली हैं। बूढ़े ने तुरंत टेबल पर हाथ मारकर कहा, कितनी कमाल की बात है। मैं अंदर ही अंदर पसीना पसीना होने लगा। अगले ही पल बूढ़ा किचन की तरफ चिल्लाया, मैनलैंड से एक खूबसूरत लड़की आई है, अपनी बेस्ट डिश लेकर आओ। जियांग योवेई को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो बोलने ही वाली थी कि मैंने टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। मैंने आंखों से इशारा किया, कुछ मत बोलो, बस ऐसे ही रहने दो। जियांग योवेई चुप हो गई। उसकी नजर धीरे धीरे मेरे गोरे और पतले हाथों पर चली गई। उसके कानों के सिरे साफ लाल हो गए। तभी बूढ़े ने नीचे देखा और हमारे आपस में पकड़े हुए हाथों को देख लिया। उसने तुरंत खुशी से आवाज लगाई, ओहो, क्या प्यारा कपल है। मैंने इंस्टिंक्टिवली हाथ खींचना चाहा, लेकिन जियांग योवेई ने उल्टा मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। बूढ़े की आंखों में गॉसिप की चमक और तेज हो गई। शर्माने की जरूरत नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा यही पसंद है कि कपल्स एक दूसरे से प्यार करें। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया और फिर बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू कर दी। अपनी लव स्टोरी से शुरू करके वो धीरे धीरे एक दूसरे ही टॉपिक पर पहुंच गया। इंसान के पास ज्यादा एबिलिटी न भी हो तो चलेगा, लेकिन अपनी वाइफ के प्रति लॉयल जरूर होना चाहिए। उसे प्यार करना चाहिए, उस जैसे मत बनना। उसने अचानक एक मशहूर आदमी का नाम लिया और वो नाम था मेरे पिता गैम्बलर किंग का। मुझे तुरंत समझ आ गया कि बूढ़ा किसकी बात कर रहा है। हम दोनों की अच्छी केमिस्ट्री बन गई और हम साथ बैठकर उसकी जमकर बुराई करने लगे। बूढ़ा गुस्से में बोला, उसके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी पहली वाइफ को छोड़ दे। फिर उसने यान वेन यानी उस गैम्बलर किंग की पूरी हिस्ट्री बतानी शुरू कर दी। उसके मुताबिक कभी यान वेन सिर्फ स्ट्रीट का एक छोटा मोटा गुंडा था। उसकी पहली वाइफ शियाओ शुयुआन ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की और उसे ऊपर उठने में मदद की। शियाओ शुयुआन ने उसके लिए कनेक्शन संभाले और शियाओ परिवार ने भी उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन शियाओ शुयुआन के गुजर जाने के बाद यान वेन एक मिस्ट्रेस को घर ले आया, और इतना ही नहीं, उसके साथ 3 बच्चे भी थे। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मिस्ट्रेस की बातें भी सामने आने लगीं। बूढ़ा गुस्से में बोला, इससे क्या साबित होता है? मैंने चुपचाप उसकी बात में जोड़ दिया कि उसका लॉयल हस्बैंड वाला इमेज सिर्फ दिखावा था। बिल्कुल। बूढ़ा टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। और सुनो, पहली मिस्ट्रेस की बेटी जब घर आई तब उसकी उम्र 31 साल थी। इसका मतलब है कि उसने शादी के कुछ ही समय बाद चीटिंग शुरू कर दी थी। धत तेरे की, क्या घटिया आदमी है। अब उसके वही मिस्ट्रेस के बच्चे ओरिजिनल वाइफ के बेटे की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। मुझे तो यान परिवार के यंग मास्टर पर तरस आता है। इसीलिए शायद वो 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करके उन लोगों से दूर चला गया। बूढ़ा जितना बोलता गया उतना ही गुस्सा होता गया। लेकिन जब उसने यान परिवार के यंग मास्टर के मैटरनल ग्रैंडफादर का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शियाओ परिवार उस यंग मास्टर को सच में बहुत प्यार करता है। तभी बॉस ने खाना सर्व कर दिया। मैं खाते हुए सिर हिलाता रहा। मैंने भी सुना है कि शियाओ दादाजी अपने ग्रैंडसन से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बूढ़े ने अचानक मायूस होकर कहा, बस अफसोस यह है कि सुना है यंग मास्टर आर्मी से रिटायर होकर वापस आओचेंग लौट आया है। अगर मैं उसकी जगह होता तो यान परिवार में कभी वापस जाकर बेइज्जती नहीं सहता। मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपना चेहरा हाथ पर टिकाया और धीरे से खुद से कहा, शायद मैं बस अपनी माँ की छोड़ी हुई चीजों को दूसरों के हाथों में जाते हुए नहीं देखना चाहता। मेरी बात सुनते ही बूढ़े को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और मुझे घूरते हुए पूछा, रुको, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे दिल ने उसी वक्त कहा, गड़बड़ हो गई। मैंने अपनी आइडेंटिटी इतनी केयरफुली छिपाई थी। क्या कहीं इस बूढ़े ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? मगर उसी समय वो अचानक टेबल पर हाथ मारकर बोला, अरे भाई, तुम तो कमाल के हो, बिल्कुल वही बात सोच रहे हो जो मैं सोच रहा था। मेरे ऊपर लटका हुआ डर तुरंत दूर हो गया। मुझे लगा था कहीं मेरी असली पहचान सामने ना आ जाए। अंकल ने जोश में मेरी तारीफ करते हुए कहा, मुझे तो यंग मास्टर यान हमेशा से पसंद है। जब वो आर्मी में गया था तभी मुझे पता था कि एक दिन वो जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब वो वापस आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फैमिली प्रॉपर्टी के लिए लड़ने आया है, बल्कि वो अपनी माँ की चीजें वापस लेने आया है। मैं भी जोश में आ गया और खुशी से बोला, इसीलिए तो हम दोनों की इतनी बनती है। इस पूरे आउचेंग में आप जैसे समझदार इंसान बहुत कम है। चलिए एक ड्रिंक हो जाए। हम दोनों ने खुशी से ग्लासेस टकराए। पास बैठी जियांग योवेई मुझे पूरी तरह खुलकर मस्ती करते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ साफ प्यार और अपनापन नजर आ रहा था। शाम ढलने लगी तो मैंने आखिरकार अंकल से विदा ली। वापस जाते समय थोड़ी शराब पीने की वजह से मैं चुपचाप खिड़की के पास सिकुड़ कर बैठा था। जियांग योवेई ने मेरे लाल पड़े चेहरे को देखा और थोड़ा बेबस लेकिन मजाकिया अंदाज में पूछा, अगर शराब नहीं संभाल सकते तो फिर पीते क्यों हो? मैंने तुरंत अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, किसने कहा कि मैं शराब नहीं संभाल सकता? मैंने बेपरवाही से नाक सिकोड़ ली, लेकिन मेरी आंखें पहले ही थोड़ी झपकने लगी थीं। मैं बिल्कुल नहीं नशे में हूं। जियांग योवेई ने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया। उसने बस सिर हिलाकर मेरी बात मान ली।
कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उसने अपना हाथ उठाकर मेरे सिर को सहारा दे दिया, क्योंकि मेरा सिर बार बार खिड़की की तरफ झुक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी ही थी कि अचानक मेरा सिर एक तरफ झुका और मैं सीधे उसके कंधे पर जा टिका। मुझे महसूस हुआ कि उसका हाथ वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर अचानक तन गया। मेरे कानों के पास उसकी तेज होती धड़कन तक सुनाई दे रही थी। हल्की सी नींद में मुझे महसूस हुआ कि जियांग योवेई ने सावधानी से अपना हाथ मेरे पीछे रखा हुआ है ताकि रास्ते में मैं गिर न जाऊं। इसी तरह पूरी यात्रा शांतिपूर्वक निकल गई। आओचेंग पहुंचने से कुछ समय पहले मेरी नींद खुली। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं जियांग योवेई के कंधे पर सिर रखकर सो रहा था, मेरा चेहरा तुरंत अजीब सा हो गया। मैं झटके से सीधा बैठ गया, लेकिन उसी समय मेरा सिर उसके उस हाथ से टकरा गया जिसे वो इतने समय से हवा में मेरे लिए टिकाए हुए थी। जियांग योवेई अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने नीचे देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। मैंने बिल्कुल सहज होकर उसकी तरफ सिर हिलाया। थैंक यू। जियांग योवेई ने थोड़े अजीब अंदाज में अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने देखा कि उसका आधा शरीर शायद काफी देर से एक ही पोजीशन में रहने की वजह से अकड़ चुका था। अगले ही पल मैंने खुद उसका हाथ पकड़ लिया और आराम से मसाज करने लगा। थोड़ी देर मसाज कर दूं, हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा, मैंने नीचे देखते हुए समझाया। आर्मी में जाने के बाद हमें ट्रेनिंग के दौरान काफी फिजिकल मेहनत करनी पड़ती थी। बाद में पता चला कि मसाज काफी यूजफुल होता है। जियांग योवेई मेरी सीरियस एक्सप्रेशन वाली साइड प्रोफाइल को देखती रही। फिर उसकी आवाज अचानक बहुत नरम हो गई। उस दिन मैंने जो कहा था कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, वो सच था। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने सिर उठाकर कंफ्यूजन से उसे देखा। क्या कहा तुमने? मैं इतनी देर से उसके हाथ के प्रेशर पॉइंट्स ढूंढने में लगा था कि उसकी बात ठीक से सुन ही नहीं पाया। जियांग योवेई ने मेरी कंफ्यूज नजर देखी और बस हल्की मुस्कान दे दी। कुछ नहीं। मैं तुरंत फिर से अकड़कर बोला, वैसे ऑब्वियस है, मुझे देखकर किसी को भी पहली नजर में प्यार हो सकता है। आखिर मैं कौन हूं, ये भी तो देखो। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कही। मसाज लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन अचानक मुझे कुछ याद आया। उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हारे घर वाले शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे थे, इसलिए तुमने जल्दी में मुझसे शादी कर ली थी, है ना? जियांग योवेई का दिल अचानक धड़क उठा। शायद उसे लगा कि मैं डिवोर्स की बात करने वाला हूं। उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। मैंने कुछ पल सोचा, फिर अचानक उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। तो फिर हम एक डील करते हैं। जियांग योवेई पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने आगे कहा, जो हो गया उसे अब वैसे ही रहने देते हैं। तुम मेरी हेल्प करो अपना काम पूरा करने में, और मैं तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारा हस्बैंड बनने का ड्रामा करूंगा। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं क्योटो भी आ सकता हूं। तुम्हारे घर वाले मुझसे मिलना चाहें तो मैं उनके सामने भी एक्टिंग कर लूंगा। मैंने कुछ पल रुक कर कहा, मैंने सोच लिया है, जब शादी हो ही गई है तो इतनी खूबसूरत, अमीर और केपेबल वाइफ को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जियांग योवेई क्योटो के जियांग परिवार से थी। उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी ताकत थी। वो मेरे कारण यान परिवार के सामने आसानी से कमजोर नहीं पड़ेगी। मैंने मन ही मन एक और बात जोड़ी, और इतनी खूबसूरत है कि देखते रहने में भी मजा आता है। जियांग योवेई मेरे सामने हैरान बैठी रही। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत सिर हिलाया और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। डील। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया और हमारी डील यहीं पक्की हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वापस मैंशन पहुंचा, मेरे फोन पर एक मैसेज आया। कंग्रेचुलेशंस, आप अपने पिता द्वारा दिए गए टास्क में पास होकर नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। लेकिन अगला टास्क देखते ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। एक हफ्ते के अंदर क्योटो के यीहुई ग्रुप का ऑर्डर हासिल करना है। हाउटिंग होटल इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और इसकी एस्टिमेटेड डिजाइन फी करीब $100 मिलियन थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सामने वाली कंपनी यीहुई ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने वाली टॉप लेवल डिजाइन कंपनी थी। उसकी डिजाइन फीस की कोई अपर लिमिट तक नहीं थी। सिर्फ $100 मिलियन देकर इस जायंट कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए तैयार करना लगभग नामुमकिन था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि पैंगटिंग टेस्ट के लिए हाउटिंग होटल को चुनेगी। ये सच में ऐसा मौका था जिसमें रिस्क के साथ बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी था। अगर मैं ये टास्क पूरा कर लेता तो कंपनी में अपनी पोजीशन पूरी तरह मजबूत कर सकता था। लेकिन अगर फेल हुआ तो उधर यान परिवार के बैकयार्ड में कई ईथाइयों के चेहरे एक से बढ़कर एक खराब थे। वो ईताई ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर पटकते हुए खुशी से कहा, देखा, आखिरकार फैमिली हेड ने अपने इस लेजिटिमेट बेटे का पक्ष ले ही लिया। 2 टास्क में एक की वैल्यू आसमान छू रही है और दूसरा बिल्कुल मामूली है। फर्क साफ दिखाई दे रहा है। चौथी ईताई ने चिंतित होकर कहा, लेकिन यीहुई ग्रुप से डील करना आसान नहीं है। इस प्राइस पर ऑर्डर लेना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी दूसरी ईताई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम भूल रही हो कि यान झेंग शियाओ शुयुआन का बेटा है। इस एक बात ने सबको चुप कर दिया। क्या शियाओ परिवार उसके लिए इतनी बड़ी फेवर करेगा?
पांचवीं ईताई ने हंसते हुए सिगरेट जलाई। यान झेंग अपनी मां जितना सीधा नहीं है, वो बस शियाओ परिवार के पास जाकर थोड़ा रो देगा। शियाओ दादाजी उसे इतना प्यार करते हैं तो क्या ये बिजनेस उसके हाथ में नहीं आएगा? ये बात सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। हर कोई जानता था कि शियाओ परिवार में यान झेंग ही अकेला ग्रैंडसन था। शियाओ दादाजी उसे अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसकी कोई भी रिक्वेस्ट हो वो शायद ही कभी मना करते थे। इसी वजह से जो यी थाएं आमतौर पर एक दूसरे से लड़ती रहती थीं, आज पहली बार एक साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा कर रही थीं। तभी दूसरी ईताई ने अचानक टी कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सब कहते हैं फैमिली हेड बेवकूफ हो गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो सबसे ज्यादा चालाक है। ये तो एक तीर से 3 निशाने लगाने वाली चाल है। मुझे ये डील दिलवाने भेजना असल में कोई टेस्ट नहीं है, ये पूरी तरह एक कैलकुलेशन है। इससे मैं आसानी से कंपनी में एंट्री ले लूंगा और साथ ही शियाओ परिवार के कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसे यीहुई ग्रुप का ऑर्डर भी मिल जाएगा। एक ही चाल से 3 फायदे। मैंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए हल्की शरारती मुस्कान दी। मेरा ये घटिया बाप सच में हमेशा की तरह चालाक है। सबसे इरिटेटिंग बात यह थी कि मुझे पता था ये पूरा प्लान एक ट्रैप है, फिर भी मुझे इसे करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं चुपचाप सब कुछ सह लूंगा। मैंने माउस घुमाया और बिना पीछे देखे काम में लग गया। तभी दूसरी ईताई ने कहा, फैमिली हेड, पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, काम तो बाद में भी हो जाएगा। मैंने अचानक अपने कदम रोक दिए, फिर पलटकर मुस्कुराया। लेकिन मेरी उस मुस्कान को देखकर टेबल पर बैठे सभी लोगों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैंने कहा, जब आप सब इतनी दिलचस्पी से यहां बैठे हैं तो मेरे पास भी एक छोटी सी बात है। मैं सीधे गैम्बलर किंग के पास जाके बैठ गया, फिर सबके सामने एक ऐसा सवाल रख दिया जिससे पूरा डाइनिंग टेबल सन्नाटे में डूब गया। जिस दिन मैं आउचिंग वापस आया था, उस दिन जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरी बात सुनते ही माहौल जम गया। कुछ लोगों ने नजरें चुरा लीं, कुछ ने जबरदस्ती नॉर्मल दिखने की कोशिश की। वहीं यान लिंगचुआन के चेहरे पर एक प्रोवोकेटिव स्माइल आ गई। मैंने धीरे धीरे पूरे टेबल पर नजर घुमाई, फिर अचानक गैम्बलर किंग की तरफ देखकर मुस्कुराया। चलो अंदाजा लगाते हैं, क्या वो हम में से ही कोई एक है? मैंने बेहद आराम से कहा। मैंने सीधे दूसरी ईताई की तरफ देखा, कहीं ये तुम तो नहीं हो? दूसरी ईताई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो गुस्से में टेबल से उठ खड़ी हुई। यान झेंग, मैं तुम्हारी बड़ी मां हूं। मैंने मासूमियत से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो कहा ही नहीं कि वो तुम हो। मेरी इनोसेंट एक्सप्रेशन देखकर दूसरी ईताई का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। बाकी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हों, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उंगली घुमाई और इस बार निशाना चौथी ईताई पर जा रुका। फिर कहीं ये तुम तो नहीं हो? चौथी ईताई घबरा गई और तुरंत सफाई देने लगी। नहीं, मैं नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। पांचवी ईताई अब ये सब देखकर परेशान हो चुकी थी। उसने सीधे चॉपस्टिक्स टेबल पर रख दी। वो जो कह रहा है कहने दो, अगर इतनी ही हिम्मत है तो खुद जाकर बदला ले। यहां बैठकर पागलपन करके सबको परेशान मत करो। मैं उसकी बात से जैसे थोड़ा डर गया। मैंने सच में अपना हाथ वापस खींच लिया और चुपचाप कॉफी पीने लगा। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। यान लिंगचुआन के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। उसे लगा आखिर कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल मैंने अपना कप नीचे रखा और खड़ा हो गया। मैं सीधे उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, फिर एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यान लिंगचुआन डर के मारे चीख पड़ा। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, मैं तुम पर हमेशा नजर रखूंगा। उसकी पूरी पीठ में डर की लहर दौड़ गई। यान लिंगचुआन ने तुरंत कांटा चम्मच छोड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे वापस चेयर पर दबा दिया। फिर मैंने नीचे गिरा हुआ फॉक उठाया और बड़े आराम से उसके हाथ में वापस पकड़ा दिया। उसके बाद उसके चेहरे पर हल्की थपकी देते हुए बोला, कहा जाता है अगर इंसान नहीं चाहता कि उसकी कोई बात सामने आए तो उसे सबूत छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने कांपते हुए यान लिंगचुआन को एक हाथ से कंट्रोल किया और धीरे धीरे झुककर उसकी आंखों में देखा। फिर मैंने गैम्बलर किंग और दूसरी ईताई की तरफ देखते हुए कहा, मैं नुकसान आसानी से नहीं भूलता। अगली बार अगर कुछ करना हो तो निशान भी मत छोड़ना। मेरी आवाज में वार्निंग भी थी और खुली हुई धमकी भी। पूरा डाइनिंग हॉल बिल्कुल शांत हो गया। मैं सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अब आप सब भी जरा सोच लेना कि आपकी कमजोरियां अच्छी तरह छुपी हुई हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नजर आपके किसी छोटे से सीक्रेट पर पड़ जाए। इतना कहकर मैं आराम से वहां से चला गया। पीछे डाइनिंग हॉल में गैम्बलर किंग की ठंडी नजरें सीधे डर से कांप रहे यान लिंगचुआन पर टिक गईं। 10 मिनट बाद बेडरूम में यान लिंगचुआन गुस्से और डर से बेकाबू था। वो यान झेंग पागल है। उसने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? लेकिन उसे अपनी मां से सिंपैथी मिलने के बजाय एक जोरदार थप्पड़ मिला। दूसरी ईताई की आंखों में अब जरा भी ममता नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। मेरा इतना बेवकूफ बेटा नहीं हो सकता। थप्पड़ से यान लिंगचुआन हिल गया। उसने अपना लाल हुआ चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझसे गलती हो गई। कुछ देर पहले तक यान झेंग की वार्निंग से डरा हुआ यान लिंगचुआन अब और ज्यादा घबरा गया।
उसने अपनी माँ को घूरते हुए पूछा, आपने कहा था कि पापा ने सारे एविडेंस मिटा दिए हैं। फिर उस पागल को कैसे पता चला कि ये सब मैंने किया था? दूसरी इताई के मन में पहले से ही बहुत गुस्सा था, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर आखिरकार उसका दिल पिघल गया। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, फैमिली हेड ने खुद सारे ट्रेसेस मिटाए हैं। उसमें चाहे जितनी भी एबिलिटी हो, वो कोई एविडेंस नहीं ढूंढ सकता। लेकिन तभी यान लिंगचुआन ने धीमी आवाज में कहा, मगर हम एक बात भूल रहे हैं। दूसरी इताई की एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गई। पापा जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो सिर्फ यान झेंग है, क्योंकि पूरे यान परिवार में सिर्फ यान झेंग ही शियाओ शुयान का बेटा है। ये बात दूसरी इताई के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। माँ बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही चीज थी, जानलेवा इरादा। उसी समय क्योटो एयरपोर्ट। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, एक महिला मुझे लेने आ गई। उसने रिस्पेक्टफुली कहा, मिस्टर यान, हमारी फांग शुकी अभी टीवी शो की शूटिंग में बिजी हैं। वो थोड़ी देर बाद आपसे मिलने आएंगी। फांग शुकी क्योटो की एक बेहद पावरफुल रिच फैमिली हायरस होने के साथ साथ वर्ल्ड फेमस टॉप सेलिब्रिटी भी थी। लेकिन इस बार मैं उससे सिर्फ एक काम के लिए मिलने आया था, यूही ग्रुप के साथ बिजनेस डील हासिल करना। मैंने पहले ही कोऑपरेशन प्रपोजल ईमेल कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया था और मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का समय था। आज रात यूही ग्रुप की सीईओ एक प्राइवेट डिनर में शामिल होने वाली थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस बार खुद जाकर बात करूंगा। फिर हम 1 घंटे बाद एक होटल का सीन देखते हैं। फांग शुकी जल्दी जल्दी वहां पहुंची। मुझे देखते ही उसने दोनों हाथ फैलाकर हक करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले अपना पैर आगे कर उसके घुटने को रोक दिया। लड़का लड़की के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। फांग शुकी फिर भी पीछे हटने वाली नहीं थी। पागल, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और बेहद शांत आवाज में कहा, अब मैं शादीशुदा हूं, तुम भी थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करो। फांग शुकी वहीं खड़ी मुझे घूरती रह गई।